हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी का हिंदी वर्जन। हमने अब तक ये सीरीज में 17 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं सुने हैं तो आप उनको जाकर सुन सकते हैं, ताकि आपको धन संबंधी मामले में आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ और अपनी फैमिली को अच्छे से रख पाओ। तो दूसरा मामला ये आता है कि अभी मैं आज शुरुआत करने वाला हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी का चैप्टर नंबर 18, जिसका नाम है जब आप कुछ भी मान लेंगे। आकर्षक कल्पित कथाएं और कहानियां क्यों आंकड़ों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। चलिए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। कल्पना कीजिए एक एलियन को पृथ्वी पर भेजा जाए। उसका काम हमारी अर्थव्यवस्था पर नजर रखना है। वह न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर चक्कर काट रहा है, अर्थव्यवस्था का जायजा ले रहा है कि कैसे 2007 से 2009 के बीच इसमें बदलाव आया, और 2007 की नए साल की पूर्व संध्या पर वह टाइम स्क्वायर के ऊपर मंडरा रहा है। वह हजारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते हुए लोगों को देखता है, जो उज्जवल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। वह 2009 के नए साल की पूर्व संध्या पर वापस टाइम स्क्वायर के पास आता है। वह हजारों की संख्या में प्रफुल्लित पार्टी मनाते लोगों को देखता है, जो उज्जवल रोशनी, विशालकाय बिलबोर्ड, आतिशबाजी और कैमरों से घिरे हैं। यह लगभग एक समान लगता है। उसे अधिक अंतर नजर नहीं आता। वह लगभग उसी संख्या में न्यूयॉर्क निवासियों को जमघट लगाए देखता है। वे लोग समान संख्या में ऑफिस की इमारतें से घिरे हैं, जिनमें समान संख्या में कंप्यूटर सहित डेस्क हैं, जो समान संख्या के इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हैं। शहर के बाहर वह समान संख्या में कारखाने और गोदाम देखता है, जो समान हाईवे से जुड़े हैं और उन पर समान संख्या में ट्रक चल रहे हैं। वह जमीन के कुछ और निकट जाता और देखता है कि समान विश्वविद्यालय समान विषय पढ़ा रहे हैं और समान संख्या में विद्यार्थियों को समान डिग्री प्रदान किया जा रहा है। वह देखता है कि समान संख्या में पेटेंट समान अभूतपूर्व विचारों को संरक्षित कर रहे हैं। वह ध्यान देता है कि तकनीक में सुधार आया है और 2009 में हर कोई स्मार्टफोन लिए घूमता है, जो 2007 में अस्तित्व ही नहीं रखते थे। कंप्यूटर अब और तेज हो चुके हैं, कारों को अब और बेहतर गैस माइलेज मिलता है, सौर्य और फ्रैकिंग तकनीक और तब विकसित हो चुकी है, सोशल मीडिया तेजी से बढ़ चुका है। जैसे जैसे वह देशों के ऊपर से उड़ता है, वह यही सब देखता है कि ग्लोब के चारों ओर काफी हद तक उसी समान अर्थव्यवस्था लगभग उसी स्थिति में है, शायद 2009 में 2007 की तुलना से बेहतर। वह यह निष्कर्ष निकालता है। फिर वह आंकड़ों पर नजर डालता है। वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि यूएस परिवार 2007 की तुलना में 2009 में $16 ट्रिलियन से करीब हो चुका है। यह देखकर वह बहुत चक्का रह जाता है और 10 मिलियन अमेरिकी बेरोजगार हो चुके हैं। अब यह जानकर उसे विश्वास नहीं होता कि स्टॉक मार्केट के 2 साल पहले की तुलना में आधे मूल्य का रह गया है। वह विश्वास नहीं कर पाता कि लोगों का अपनी आर्थिक क्षमता के लिए पूर्व अनुमान इस तरह डूब चुका है। मुझे यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, वह कहता है। मैंने शहर देखे हैं, कारखानों को भी देखा है। तुम लोगों के पास समान ज्ञान, समान साधन और समान विचार हैं। कुछ भी नहीं बदला। तुम लोग और गरीब क्यों हुए? तुम और निराशावादी क्यों हुए? 2007 से 2009 के बीच ऐसा एक बदलाव था जिसे एलियन देख नहीं पाया। अर्थव्यवस्था के बारे में वे कहानियां जो हम खुद को सुनाते हैं। 2007 में हमने खुद को आवास कीमतों और स्थिरता, बैंक कर्मियों के विवेक और वित्त मार्केट की जोखिम का सटीक मूल्य से मूल्यांकन करने की योग्यता की कहानी सुनाई। 2009 में हमने उस कहानी पर विश्वास करना बंद कर दिया। बस यही एक चीज थी जो बदल रही थी, लेकिन इसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। एक बार जब आवास कीमतों के बढ़ते रहने का वृत्तांत भंग हुआ, गिरवी ऋण चूक में वृद्धि हुई, बैंकों ने फिर से सारी राशि गंवा दी। फिर उन्होंने अन्य व्यवसायों का ऋण देना बंद कर दिया, जिसके कारण नौकरियां और चली गई और इसी तरह बहुत कुछ हो गया। एक नए वृत्तांत से जुड़ने के बजाय हमारे पास एक समान, अगर बेहतर नहीं, 2009 में संपत्ति और विकास की उतनी ही क्षमता थी जितनी 2007 में। फिर भी अर्थव्यवस्था ने 80 वर्ष के अंतराल में सबसे बुरी मार झेली। तो यह है 1945 के जर्मनी से अलग था, जिसके आधार का नामो निशान मिट गया था, या फिर 2000 के दशक के जापान से, जिसकी श्रमजीवी जनसंख्या सिमट रही थी। वह वास्तविक आर्थिक नुकसान था। 2009 में हमने खुद पर वृत्तांत नुकसान थोप दिया और यह अत्यंत घोर था।
यह सबसे प्रबल आर्थिक ताकतों में से एक है। जब हम अर्थव्यवस्था, व्यवसाय, निवेश और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं, हम वास्तविक चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। हमारे प्रयास क्या है और क्या करने योग्य है, लेकिन कहानियां अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली बल है। ये वह ईंधन है जो अर्थव्यवस्था के वास्तविक भागों को चलने दे सकती है, या वह ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को रोक कर रखता है। व्यक्तिगत स्तर पर अपने धन का प्रबंधन करते समय इस कहानी संचालित संसार में दो बातें हैं जो ध्यान में रखना आवश्यक है। बात नंबर है एक, जितना अधिक आप किसी बात को सच होते देखना चाहते हैं, आपके एक ऐसी कहानी पर विश्वास करने की उतनी संभावना है जो इसके सच होने के स्वयं अनुपात को वास्तविकता से अधिक सच बताती हो। आपके जीवन में सबसे खुशी का दिन कौन सा था? हाउ टू लिव फॉरएवर नाम से वर्त चित्र ने यह सीधा साधा सवाल एक शतवर्षीय से पूछा, जिसने बहुत ही अद्भुत जवाब दिया। युद्ध विराम दिवस, उन्होंने कहा, 1918 के उस समझौते का हवाला देते हुए जिसने पहले विश्व युद्ध को समाप्त किया था। क्यों? निर्माता ने पूछा। क्योंकि हम जानते थे कि अब और युद्ध नहीं होंगे, वह बोली। 21 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 75 लोग मिलियन मारे गए। जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम इसलिए सच मानते हैं क्योंकि हम हर हाल में उन्हें सच होते देखना चाहते हैं। मैं इन बातों को आकर्षक कल्पित कथाएं कहता हूँ। संपत्ति को लेकर हमारी सोच की ये विशाल रूप से प्रभावित करती है, खासकर निवेश और अर्थव्यवस्था को। एक आकर्षक कल्पित कथा तब जन्म लेती है जब आप होशियार हों, आप समाधान निकालना चाहें, लेकिन आपको सीमित नियंत्रण और बड़े दाव का सामना करना पड़े। वे अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। वे आपको कुछ भी मान लेने पर मजबूर कर सकती हैं। एक छोटा सा उदाहरण मान लीजिए। अली अजाजी का बेटा बीमार था। उनके येमेनी गांव के बुजुर्ग ने एक लोक उपचार की सलाह देते हुए कहा कि एक जलती हुई छड़ी के छोर को अपने बेटे की छाती में डालकर उसके शरीर से बीमारी निकाल दो। प्रतिक्रिया के बाद अजाजी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा, जब आपके पास पैसा न हो और आपका बेटा बीमार हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। उपयोगी औषधि से हजारों वर्ष पुरानी है। वैज्ञानिक प्रणालियों और कीटाणुओं की खोज से पहले रक्तचाप, भूखमरी चिकित्सा, शरीर में छेद करके खराबियों का बाहर निकालना और अन्य इलाज किए जाते थे, और जो कुछ भी नहीं, बस सब आपको शीघ्र ही मृत्यु तक पहुंचा देते थे। यह मूर्खतापूर्ण सुनाई देगा आपको, लेकिन अगर आप बुरी तरह से समाधान चाहते हैं, कोई और अच्छा समाधान आपको पता ही नहीं है या उपलब्ध नहीं है, तो सबसे कम प्रतिरोध का रास्ता अजाजी के तरफ की ओर है। कुछ भी मान लेने की तत्परता, सिर्फ कुछ आजमाना नहीं बल्कि उस पर विश्वास करना। लंदन की ग्रेट प्लेग का अभिलेखन करते हुए डैनियल डेफो ने 1722 में लिखा था, लोग भविष्यवाणियों और ज्योतिषीय सपनों एवं पुरानी कहानियों से पहले से कहीं अधिक आसक्त हो चुके थे। पंचांगों ने बुरी तरह भयभीत कर देते थे। घरों के पोस्ट और गलियों के नुकड़ों पर डॉक्टरों के बिल, अज्ञानी लोगों के पर्चे चिपक रहे थे। नीम हकीम जो लोगों को इलाज के लिए कुछ इस प्रकार न्योता दिया करते थे, प्लेग की रोकथाम के लिए अचूक गोलियां, संक्रमण के विरुद्ध कभी न चूकने वाले प्रशिक्षक, दूषित हवा के विरुद्ध सर्वश्रेष्ठ पुष्टिकरण का पेय। प्लेग ने 18 महीने के अंतराल में 1/4 लंदन निवासियों की जान ले ली थी। और जब इतना कुछ दांव पर लगा हो तो आप कुछ भी मान लेंगे। अब जरा सोचिए, समान रूप से सीमित जानकारी और ऊंचे दांव हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। लोग टीवी निवेश कमेंट्री क्यों सुनते हैं, यह जानते हुए भी कि यह शायद ही कभी सफल होती है। कुछ हद तक इसलिए कि निवेश में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। कुछ सही स्टॉक खरीदने से आप बिना अधिक प्रयास के अमीर बन सकते हैं, अगर किसी पूर्व अनुमान के सच होने की संभावना 1% भी है तो, और इसके सच होने से आपका जीवन बदल सकता है। इस पर ध्यान देना मूर्खता नहीं है, अगर सच हो ही जाए तो। और वित्तीय अभिगत इतने अधिक है कि एक बार जब आप कोई कार्यनीति या दिशा चुन ले, आप वित्तीय और मानसिक दोनों तरह से उसमें निवेशित हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो कोई स्टॉक 10 गुना बढ़ जाए, वह आपका दल है। अगर आप सोचते हैं कि कोई आर्थिक नीति बेलगाम मुद्रास्फीति का कारण बनेगी, वह आपका दल है। ये कम संभावना वाले दाव हो सकते हैं। समस्या यह है कि दर्शक कम संयोग अनुपात जैसे 1% को जांच नहीं सकते या फिर नहीं जांचते। कई इस दृढ़ आधार पर टिक जाते हैं कि जिसे वह सच होते देखना चाहते हैं वह निसंदेह रूप से सच है।
लेकिन वे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बड़े परिणाम की संभावना है। निवेश एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो प्रतिदिन श्रम प्रतियोगिताओं के अवसर प्रदान करता है, लेकिन वित्तीय नियम हकीम में इस प्रकार विश्वास कर रखते हैं जैसे वे मौसम की नियम हकीमी में कतई नहीं करेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सही पूर्व अनुमान लगाने के प्रतिशोधिक और धूप या बारिश का पूर्व अनुमान के पारितोषिक में जमीन आसमान का फर्क है। अब यही देखें कि 2018 में खत्म होने वाले 10 सालों में 85% सक्रिय म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क से खराब प्रदर्शन किया। यह आंकड़ा कई पीढ़ियों तक काफी हद तक स्थिर रहा। आप सोचेंगे कि इतने खराब प्रदर्शन वाला उद्योग कोई सेवा आला ही होगा जो व्यवसाय में नहीं टिक पाएगी, लेकिन इन फंड में कम से कम $5 ट्रिलियन निवेश थे। किसी को अगले वॉरेन बफेट के साथ निवेश करने का अवसर दीजिए और वे इतने विश्वास के साथ मान लेंगे कि लाखों लोग अपनी जमा पूंजी इसके पीछे लगा देंगे। या फिर बर्नी मैडॉफ को लीजिए। पश्चिम दृष्टि में उनकी पूंजी योजना प्रत्यक्ष होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने प्रतिफल प्रतिवेश किए जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। उनका लेखा परीक्षण एक अज्ञात लेखांकन कंपनी ने किया था और मैडॉफ ने इस बारे में अधिक जानकारी देने से मना कर दिया कि वे प्रतिफल कैसे प्राप्त किए गए थे। फिर भी मैडॉफ ने विश्व के कुछ सबसे सुविज्ञ निवेशकों के कई $बिलियन जुटाए। मैडॉफ ने एक अच्छी कहानी सुनाई थी और लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया था। उन्होंने अभी ये जो पोंजी स्कीम चली थी MLM की और अमेरिका में, उसके बारे में बताया। ये एक बड़ा कारण है कि त्रुटि, नियमितता और वित्तीय स्वतंत्रता के स्थान पिछले अध्यायों में चर्चित मूल्य अत्याधिक क्यों हैं। आप जिस सच होते देखना चाहते हैं एक स्वीकार्य परिणाम के लिए जिसके सच होने की आपको आवश्यकता है, इनके बीच का अंतर जितना अधिक होगा उतना ही आप खुद को इन आकर्षक वित्तीय कल्पित कथाओं का शिकार होने से बचा पाएंगे। किसी पूर्व अनुमान में त्रुटि के स्थान के बारे में सोचते हुए यह विचार लुभावना हो सकता है कि संभावित नतीजे आपके कुछ सही होने से आपके बहुत सही होने के बीच ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप किसी बात को इतनी बुरी तरह से सच होते हुए देखना चाहें कि आपके पूर्व अनुमान का कांटा वास्तविकता के दायरे से बिल्कुल ही बाहर हो। 2007 की अपनी आखिरी सभा में फेडरल रिजर्व ने 2008 और 2009 में होने वाली आर्थिक वृद्धि का पूर्व अनुमान लगाया। पहले से कमजोर होती अर्थव्यवस्था से निडाल यह पूर्व अनुमान आशावान नहीं था। इसने संभाव्य वृद्धि की एक रेंज का पूरा अनुमान लगाया और -1.6% वृद्धि निचले सिरे पर और 2.8 ऊपरी सिरे पर, यह आपकी सुरक्षा सीमा थी। इसका त्रुटि का स्थान वास्तविकता में अर्थव्यवस्था 2% से अधिक कम हो गई, जिसका मतलब यह था कि फेड का निचले सिरे का अनुमान लगभग 30 गुना से ऑफ था। किसी भी नीति निर्माता के लिए प्रत्यक्ष मंदी का पूरा अनुमान करना कठिन है, क्योंकि मंदी उनके करियर को जटिल बना देगी। इसलिए सबसे बुरे पूरा अनुमान भी शायद ही कभी धीमी वृद्धि से और खराब की अपेक्षा करते हों। यह एक आकर्षक कल्पित कथा है और इस पर विश्वास करना आसान है, क्योंकि कुछ भी अधिक खराब की अपेक्षा का विचार भी कष्टमय होता है। नीति निर्माता लोग का आलोचना का आसान निशाना होते हैं, लेकिन हम सभी किसी न किसी हद तक ऐसा करते हैं और हम यह दोनों दिशाओं में करते हैं। अगर आपको लगता है कि मंदी आने वाली है और इस प्रत्याशा में आप अपने स्टॉक बेच देते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर आपका मत अचानक उसके अनुसार विकृत हो जाएगा जो आप चाहते हैं कि हो। हर बिल पे हर किस्सा हर क़यामत के आ जाने के संकेत जैसा दिखेगा, इसलिए नहीं कि क़यामत आ चुकी है, बल्कि इसलिए कि आप चाहते हैं कि ऐसा हो। प्रोत्साहन शक्तिशाली अभिप्रेरक होते हैं और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये किस प्रकार हमारे वित्तीय लक्ष्यों और नजरियों को प्रभावित करते हैं। इस बात पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। वित्त में त्रुटि के स्थान से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। जितना अधिक आप दाव लगा सकते हो उतना ही बड़ा यह होना चाहिए। नंबर 2 है, हर किसी का विश्व परिप्रेक्ष्य अधूरा होता है, लेकिन हम रिक्तियों को भरने के लिए पूरा वृत्तांत बना लेते हैं। मेरे इस किताब को लिखने के समय मेरी बेटी 1 वर्ष की है। वह हर बात को लेकर जिज्ञासु है और बहुत जल्दी सीख जाती है, लेकिन कभी कभी मैं उसकी सारी बातों के बारे में सोचता हूँ जिन्हें वह समझ नहीं सकती। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसके पिता हर सुबह काम पर क्यों जाते हैं। बिल, बजट, कैरियर, तरक्की, सेवानिवृत्ति के लिए बचत इत्यादि सेवा पूर्ण रूप से अज्ञात है। जरा कल्पना कीजिए कि उसे फेडरल रिजर्व ऋण व्याप्ति या नाफ्टा के बारे में समझाने की कोशिश की जाए
यह असंभव होगा। लेकिन उसकी दुनिया अंधेरी नहीं है, वह भ्रमित होकर यह वहाँ नहीं घूमती, हर चीज कैसे काम करती है। 1 साल की उम्र में उसने उसका वृत्तांत अपने मन में लिख लिया है। कंबल आपको गर्म रखते हैं, माँ का आलिंगन आपको सुरक्षित रखता है, खजूर का स्वाद अच्छा होता है। वह जो भी देखती है उसके लिए कोई एक मानसिक प्रतिमानों में से एक में फिट हो जाता है, उसे जो उसने सीखा है। जब मैं सुबह काम पर जाता हूँ, वह भ्रमित होकर यह नहीं सोचती कि वेतन और बिल क्या होते हैं। उसके पास इस परिस्थिति का एकदम स्पष्ट जवाब है। मेरे पापा मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं और मैं चाहती थी कि वे मेरे साथ खेले, इसलिए मैं दुखी हूँ। हालांकि वह थोड़ा जानती है, लेकिन उसे इसका अंदाजा नहीं है, क्योंकि वह जो भी हो रहा है उसे लेकर वो अपनी थोड़ी सी जानकारी के आधार पर खुद को एक सुसंगत कहानी सुना लेती है। हम सब भी यही करते हैं, चाहे हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, ऐसा ही करते हैं हम। ठीक मेरी बेटी की तरह मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या जानता हूँ, और इसलिए अपने सीमित मानसिक प्रतिमानों के द्वारा दुनिया के बारे में समझाने में मैं भी बस उतना ही योग्य हूँ। उसी तरह मैं जो भी देखता हूँ उसे सबसे ज्यादा समझ में आने वाले कारणों को ढूंढता हूँ, और उसी तरह मैं उनमें से काफी के बारे में गलत होता हूँ, क्योंकि दुनिया के बारे में इसे बहुत कम जानता हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ। यह अधिकांश तथ्य आधारित विषयों के लिए भी सच है। इतिहास को ही लीजिए, यह उस सब का ब्यौरा है जो पहले ही घट चुका है। इसे स्पष्ट और विषयनिष्ठ होना चाहिए, लेकिन जैसा B.H. लिडेल आर्ट ने अपनी किताब वाई डोंट वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री में लिखा, इतिहास को कल्पना शक्ति को और सहज बोध की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। परमाणु की कुल मात्रा इतनी अधिक है कि चयन कठिन हो जाता है। जहाँ चयन होता है वहाँ कला होती है। जो इतिहास पढ़ते हैं वह खोजने का प्रयत्न करते हैं कि जो उन्हें सही ठहरा सके, उन्हें व्यक्तिगत मतों की पुष्टि कर सके। वे राजभक्ति का पक्ष लेते हैं, वे समर्थन या आक्रमण करने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। वे असुविधाजनक सत्य का प्रतिरोध करते हैं, क्योंकि हर समय कोई फरिश्तों के पक्ष में रहना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे हम युद्ध का अंत करने के लिए युद्ध आरंभ करते हैं। डैनियल कोमैन ने एक बार मुझे उन कहानियों के बारे में बताया जो लोग अतीत का अर्थ समझने के लिए खुद को सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम दृष्टि अतीत का अर्थ समझाने की योग्यता हमें इस भ्रम में रखती है कि संसार बोधगम्य है। यह हमें इस भ्रम में डाले रखती है कि संसार अर्थपूर्ण है, तब भी जब इसका कोई अर्थ नहीं बनता, और यह कई क्षेत्रों में गलतियों करने के लिए काफी है। अधिकतर लोग किसी ऐसी चीज से सामना होने पर जिसे वे समझ नहीं पाते या नहीं बूझ पाते कि उसे नहीं समझते, क्योंकि वे संसार में अपने अनूठे प्रत्यक्ष और अनुभव के आधार पर इसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण बना लेते हैं जो उन्हें अर्थपूर्ण दिखाई पड़ता है। फिर चाहे वह अनुभव कितने ही सीमित क्यों न हो, यह जटिल संसार जिसमें हम रहते हैं, हम सभी इसमें अर्थ खोजना चाहते हैं। इसलिए हम खुद को कहानियां सुनाते हैं ताकि उन रिक्तियों को भरा जा सके जो प्रभावी रूप से अंध बिंदु है। ये कहानियां वित्तीय रूप से हमारे साथ क्या कर सकती हैं, यह दिलचस्प होने के साथ साथ डरावना भी है। दुनिया कैसे काम करती है, अगर मैं इसके कुछ हिस्सों से अनभिज्ञ हूँ तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, मैं इसे कुछ इस तरह से गलत समझ सकता हूँ कि मुझे भविष्य जानने की योग्यता में विश्वास हो जाए। स्टॉक मार्केट और अर्थव्यवस्था का पूर्व अनुमान करना कठिन इसलिए भी है क्योंकि पूरे संसार में आप ही हैं जो आपकी तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे चलती है। जब आप ऐसे कारणों से निर्णय लेते हैं जिन्हें मैं बूझ भी नहीं सकता, मैं अंध रूप से एक ऐसा निर्णय लेने में आपका अनुकरण कर सकता हूँ जो आपके लिए भले ही ठीक हो, लेकिन मेरे लिए विनाशकारी हो सकता है। इसी तरह हमने चैप्टर नंबर 16 में देखा, बबल निर्मित होते हैं। आप कितना ही कुछ जानते हो, इस बात को मानना भी है कि दुनिया में होने वाले कितना कुछ है जो आपके नियंत्रण से बाहर है, और यह स्वीकार करना कठिन हो जाता है। मार्केट पूर्व अनुमान के बारे में सोचिए। हम पूर्व अनुमान में बहुत खराब है। मैंने एक बार हिसाब लगाया कि अगर आप यह मान ले कि मार्केट हर साल अपने ऐतिहासिक औसत से ऊपर जाएगा, आपकी यथार्थता उससे बेहतर होगी अगर आप बड़े वॉल स्ट्रीट बैंकों में के 20 मार्केट रणनीतिज्ञों के औसत वार्षिक पूर्व अनुमानों का अनुकरण करें। मंदियों का पूर्व अनुमान लगाने की हमारी योग्यता भी कुछ बेहतर नहीं होती।
और चूंकि बड़ी घटनाएं एकाएक हो जाती हैं, पूरा अनुमान लाभ से अधिक हानि कर सकते हैं। एक ऐसे संसार में निश्चितता भ्रम देकर यहाँ अधिकतर परिणाम अप्रत्याशित घटनाओं से नियंत्रण होते हैं। कार्ल रिचर्ड्स लिखते हैं, जोखिम वह है जो तब बचा रहता है जब आप सोचते हैं कि आपने सब सोच लिया। लोग यह जानते हैं कि मैं आज तक ऐसे निवेशक से नहीं मिला जो वाकई यह सोचता हो कि मार्केट के पूरे अनुमान के पूरे ठीक उपयोगी होते हैं, लेकिन फिर भी पूर्व अनुमानों की मांग बहुत अधिक है, मीडिया में भी और वित्तीय सलाहकारों के बीच भी। क्यों? मनोवैज्ञानिक फिलिप टेकलोक ने एक बार लिखा, हमारे लिए मानना जरूरी है कि हम एक पूरे अनुमेय और नियंत्रण संसार में रहते हैं, इसलिए हम आधिकारिक सुनवाई देने वाले लोगों की ओर मुड़ जाते हैं जो इस तरह जरूरत को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। उस जरूरत का पूरा करने का यह समझाने का बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। नियंत्रण में होने की चाह रखना एक भावनात्मक खुजली की तरह जिसे खुजलाना ही पड़ता है, बजाय एक विश्लेषणात्मक समस्या के जिसका हिसाब लगाया जाए या समाधान निकाला जाए। नियंत्रण का भ्रम अनिश्चितता की वास्तविकता से अधिक विवादास्पद होता है, इसलिए हम ऐसी कहानियों से जुड़ जाते हैं जो परिणामों से हमारे नियंत्रण में बताए। इसका एक कारण परिशुद्धि के क्षेत्रों और अनिश्चितता के क्षेत्रों के बीच भ्रमित हो जाना है। नासा का न्यू ओरिजिन अंतरिक्ष यान 2 वर्ष पहले प्लूटो के पास से गुजरा। यह एक 3 बिलियन मील की यात्रा थी जिसे 9.5 वर्ष लगे। नासा के अनुसार इस यात्रा में जनवरी 2006 से अंतरिक्ष यान लॉन्च के समय किए गए पूर्व अनुमान के अनुसार 1 मिनट कम लगा। जरा इसके बारे में सोचिए, यह एक अपरीक्षित दशक भर की यात्रा में नासा का पूरा अनुमान 99.99998% ठीक था। यह ठीक ऐसा है जैसे न्यूयॉर्क और बोस्टन के बीच की यात्रा के बारे में पूरा अनुमान लगाना और 1 सेकंड के 4 मिलियन भाग तक सही निकलना। लेकिन खगोल भौतिकी पुरुषन का क्षेत्र है। यह वित्त की तरह मनुष्यों के व्यवहार और भावनाओं के अनियमितता प्रवर्तक स्टार्टअप के संस्थापक सहभागियों से प्रसन्न करने के अवसर मिले। आपके प्रयास का परिणाम किस हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी कंपनी में क्या करते हैं। निसंदेह रूप से एक सरल प्रश्न तुरंत उत्तर आ जाता है और यह कभी कभी 80% से कम नहीं रहा है, जब यह भी निश्चित रूप से पता नहीं होता कि वे सफल होंगे या नहीं। ये निर्भीक लोग मानते हैं कि उनका भाग्य लगभग पूरी तरह से उनके हाथों में है। वे निश्चित रूप से गलत हैं। किसी भी स्टार्टअप का नतीजा उसके प्रतिद्वंदियों की उपलब्धि और मार्केट में होने वाले बदलाव पर भी उतना ही निर्भर करता है जितना उनके खुद के प्रयासों पर। फिर भी व्यवसायी स्वाभाविक रूप से उसी के अंदर रहते हैं जिसे वह तरह जानते हैं। उनकी योजना और कार्रवाई सबसे निकट के खतरे और अवसर जैसे वित्त पोषण की उपलब्धता, वे अपने प्रतिद्वंदियों के बारे में कम जानते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने लगते हैं जहां प्रतिस्पर्धा की कोई खास भूमिका ना हो। कुछ हद तक हम सभी ऐसा करते हैं और ठीक मेरी बेटी की तरह हमें जरा भी परेशान नहीं करता। हम विचारहीन और भ्रमित होकर नहीं रहते। हमें यह सोचना पड़ता है कि हमारी जानकारी के अनुसार जिस संसार में हम रहते हैं वह अर्थपूर्ण है। अगर आपको ऐसा न अनुभव हो तो हर सुबह बिस्तर से निकलना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन पृथ्वी के ऊपर मंडराता वह एलियन, वह ही जिसे आप विश्वास है, जो देखता है, जिसके आधार पर वह जानता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बिल्कुल गलत सिद्ध होता है क्योंकि वह नहीं जान सकता कि अन्य लोगों के दिमाग में कौन सी कहानियां चल रही होती है। वह हम सब हैं। थैंक यू वेरी मच।